हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 15 अप्रैल 2024 है और आज जितने भी सारे तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे करंट अफेयर से उन सारे के सारे इस क्लास में इंक्लूड है। तो आप जो है वो इस क्लास को एकदम शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि आपको जो है वो हर एक चीज एकदम ट्रिक पर बेस्ड मिलेगा। और अगर आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप लेवल पर लिंक मिलेगा। उस पे क्लिक करके आप जो है वो इस क्लास के पीडीएफ को बहुत ही इजी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे और आप अपने फाइल में रख सकते हैं, ताकि आप जो है वो समय समय पर इसको रिवाइज करते रहेंगे, ताकि आपको जो है वो जद्दोजहद पे बैठा हुआ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। आज जो करंट अफेयर को पढ़ाते हुए मुझे 58 दिन हो गए हैं और पिछले 58 दिनों से लगातार मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ। कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की दोस्त, अगर जिद हो जीतने की दोस्त, तो हार भी हरा नहीं सकती, कि हार भी हरा नहीं सकती। आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम की ये कहावत है, कहानी है कि उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। मैंने भी संघर्ष जिंदगी में किया है। देखो मैंने साइकिल से आज राष्ट्रपति मिसाइल मैन बन के दिखाया। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ हुआ है। डस्टलिक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीगन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो डस्टलिक संयुक्त अभ्यास, डस्ट लीक से आपको क्या याद आ रहा? डस्ट लीक मतलब कोई चीज में अगर आप डस्ट को डालते हैं तो वो लीक कर रही है, तो लीक कर रही है तो उसको आप जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि वो उसको कहीं पे रखाऊं। तो आप क्या जाते हैं, आप कहेंगे कि वो कहीं पे जो होती है वो किरगी में क्या करते हैं, किरगी में यानी कि कहीं पे बगल में स्थान होती है, वहां पे आप जाकर के उड़ेल देते हैं। क्या देते हैं? उड़ेल देते हैं। तो किरगी धर करके जहां पे स्थान रहती है उसकी स्थान स्थान में उड़ेल देते हैं। तो उज्बेकिस्तान हो गया, तो हमारे पहला नंबर तो ये कंप्लीट हो गया। तो आपसे कल के डेट में पूछा है कि डस्टलिक संयुक्त संयुक्त अभ्यास अभ्यास भारत और किन देश के बीच में शुरू हुआ है, तो आप कहेंगे उज्बेकिस्तान के बीच में शुरू हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो डस्टलिक संयुक्त अभ्यास जो चलाया जा रहा है वो 15 अप्रैल यानी कि आज से ही शुरू किया जा रहा है। और ये जो आपका जो डस्टलिक डस्टलिक संयुक्त अभ्यास जो है उसका जो है वो पांचवा संस्करण है। क्या है? पांचवा संस्करण है। और ये पांचवा संस्करण जो है उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया किया जाएगा। तो वहां पे जो है वो उज्बेकिस्तान की एक जगह है जिसका नाम है, जिला है जहाँ का टर्मेज है, वहां पे जो है वो इसका पांचवा संस्करण, और ये जो पांचवा संस्करण है, इसका पांचवा संस्करण कहने का मतलब है कि ये जो पांचवा बार है और इससे पहले 4 बार हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले यानी कि 14 इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जो चौथा जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संस्करण जो हुआ था वो आपका हुआ था 2019 में, सॉरी 2019 में नहीं, इससे पहले जो चौथा संस्करण जो हुआ था वो आपका हुआ था 20 फरवरी 2023 को हुआ था। उससे पहले ये बात जान लेते हैं कि ये जो आपका उज्बेकिस्तान के बीच में डिस्ट्रिक्ट संयुक्त अभ्यास जो होने वाली है वो 14 दिनों तक होगी, जो कि 15 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 तक आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में मतलब एक दूसरे को ये बोला जाता है कि आप जो है वो उत्पन्न सौहार्द और आपका सद्भावना एक दूसरे के लिए उद्देश्य करते हैं, यानी कि समझदारी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौथवा संस्करण जो हुआ था इससे पहले डस्टलिक में हुआ था। डस्टलिक का चौथवा संस्करण जो हुआ था 20 फरवरी 2023 को विदेशी प्रशिक्षण नोएडा पिथौरगढ़ उत्तराखंड में किया गया था। दोनों देश के मध्य में जो है वो प्रथम सबसे पहला बार जो संस्करण ये किया गया था, डस्टलिक संयुक्त अभ्यास जो किया गया था 2019 में किया गया था, उज्बेकिस्तान में किया गया था। अब बात आती है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान के बारे में जितने भी सारे तरह के इंपॉर्टेंट चीज बनते हैं उन सारे के सारे मैं आपके सामने रखना यानी कि पेश करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जान लीजिए उज्बेकिस्तान की लोकेशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उज्बेकिस्तान की
जो है लोकेशन आती है। इसके बगल में आप देख सकते हैं किर्गिस्तान है, उसके बाद में तजाकिस्तान है, उसके बाद में आपका है कजाकिस्तान है, उसके बाद में तजाकिस्तान है। इन सभी जो है वो भारत के सॉरी उज्बेकिस्तान के पड़ोसी देश हैं। जो कि 1991 में सोवियत संघ से अलग हो गया था और अलग होने के बाद इन्होंने एक राजधानी बनाया था जिसका नाम है ताशकंद। यहाँ का जो मुद्रा चलती है वो सोम चलती है और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो आपका अब्दुल निमा तोविच आरिपोवो यहाँ का जो है वो क्या है तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री है। और यहाँ का राष्ट्रपति है जो बहुत ज्यादा शौक करते हैं, इसका मतलब है कि शौकत मिर्जियोवेव यहाँ का जो राष्ट्रपति है। अब अन्य प्रमुख कुछ अभ्यास जो हुए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो मैत्री युद्धाभ्यास। अब उज्बेकिस्तान के बारे में हम कुछ कुछ बातें जान लेते हैं, तो इसमें याद करने वाली कोई बात है नहीं। मैत्री युद्धाभ्यास, अच्छा मैत्री मैत्री से हमें क्या याद आती है? मैत्री से हमें याद आती है कि मैत्री मैत्री मतलब कि कैथ मैत्री एगो रामायण में नहीं होता था कैथकली, तो वो क्या करता था हमेशा जो है वो एक दूसरे की खबर पहुंचाते रहता था और हाय हाय करता था। तो हाय हाय मतलब थाई थाई। तो भारत और थाईलैंड के बीच में जो है संबंध जो है वो मैत्री युद्धाभ्यास है। अभ्यास अभ्यास अयुत्या अभ्यास अयुत्या भारत और थाईलैंड के बीच है। भारत और थाईलैंड के बीच में आपका जो है वो अभ्यास अयुत्या है। अयुत्या अयुत्या से है कि आपका आपका आयु जो है वो दीर्घायु हो दीर्घायु हो। दीर्घायु का मतलब है कि आपका दीर्घायु का मतलब आप लंबे दिन तक जीने की बात किया जा रहा है। लंबे दिन तक जिएगा तो आप कहाँ रहिएगा तो आप कहेंगे धरती पर रहेंगे, यानी कि लैंड पे रहिएगा। दोस्ती युद्धाभ्यास, अच्छा दोस्ती युद्धाभ्यास आप समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारा की ट्रिक नहीं होती है। तो दोस्ती अभ्यास के मामले में आपको पता हो कि हाल ही में अभी मालदीव ने मोदी के खिलाफ जो है वो कुछ हेटेड आर्गुमेंट्स कर दिए थे। तो आपको पता हो कि जो अब जो है वो दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि मालदीव और श्रीलंका के बीच में काफी ज्यादा दोस्ती बढ़ गया है। इसलिए दोस्ती युद्धाभ्यास है भारत और इसके बीच। मित्र शक्ति, अच्छा शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत से जो आते थे वो आते थे राम आते थे और श्रीलंका से रावण आते थे, तो यानी कि उसके बीच में चलाया जा रहा है वो आपका मित्र शक्ति चलाया जा रहा है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच है। अब इसको याद रखिएगा कि इंडो जो लोग होते थे वो समुद्र के पार से आते थे और भारत के कई सारे नाम गुन के चले जाते थे, तो इस तरीका से है। उसके बाद में एक्यूवेरियन भारत और मालदीव के बीच है। एक्यूवेरियन मालदीव के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि मालदीव के बीच में चलाया जा रहा है वो आपका दोस्ती युद्धाभ्यास है, क्योंकि पहले जो है वो हेटेड आर्गुमेंट्स हो चुकी थी बाहर मोदी से। तो एक्यूवेरियन भारत और मालदीव के बीच है। एक्यू तो एक्यू का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत और मालदीव के बीच में जो है वो एक बार सिर्फ और सिर्फ मामला बिगड़ा और उसके बाद नहीं बिगड़ा। उसके बाद में आपका है नोमैडिक एलिफेंट नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो आपका भारत और मंगोलिया के बीच। तो नोमैडिक से आप क्या समझते हैं? नो मेडिक यानी कि नो मेडिकल करने की सलाह देता है। अगर नो मेडिकल आप रहिएगा तो आप बहुत ज्यादा बीमार पड़िएगा, इसलिए मेडिकल आपको जरूरी है। और मेडिकल में जब आप जाइएगा तो आपको गोली के टाइप के दवा मिलेगा। तो इसके नाम में भी मंगोली आ रहा है, गोली। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच है। ऐसा बोला जा रहा है खंजर जब उसके दिल में घुसेगा तो खून तो बहेगा ना मान से। खून खून से आपको क्या याद आ रहा है कि मतलब कि थोड़ा बहुत कभी कभी खून गिर जाती है। खंजर खंजर जब उसके दिल में घुसेगा तो खून तो बहेगा ना मान से। मानसी मानसी ऐसा आ रहा, तो यानी कि खून उसको बहेगा तो क्या बहेगा, बहुत ज्यादा धारण बढ़ेगा, यानी कि एकदम पूरा एकदम एकदम मतलब कोई भी उसको रोकने वाला नहीं रहा, यानी कि किर्गिस्तान की किसी से वो नहीं रुकेगा। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र ऑपरेशन वो भारत और सिंगापुर के बीच में है।
ऑपरेशन यानी कि हेल्थ के मामले में अगर चलेगा वो सिंगापुर से ही चलेगा। अब आज का आपके लिए सवाल है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु हैज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर जो है वो मैं आपको बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलिए, आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का निजी बैंक कौन बना है? Which has become the first private bank in the country to open a branch in लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप में जो खोलने वाला है वो आपका HDFC खोलने वाला है। अब जो लक्ष्य रखेगा वो एच डी एफ सी तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो वो आपका सही हो जाएगा। भारत और निजी क्षेत्र HDFC जो है वो लक्षद्वीप कवरती, जो कि आपका जो है वो क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप जो है वो आपका एच लक्षद्वीप की क्या है, राजधानी है कवरती। तो कवरती जो है वहां पे एच डी एफ सी वाले जो है वो निजी HDFC के बैंक के शाखाएं खोले हैं। और HDFC लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश शाखा में खोलने वाला जो है वो पहला बैंक बन गया। अब उद्देश्य लक्षद्वीप का क्या है कि डिजिटल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध वहां पे कराना। एच डी एफ सी लिमिटेड कंपनी की स्थापना की बात करते हैं तो 1994 में हुई थी। और HDFC बैंक का मुख्यालय जो है वो आपका मुंबई में है। और HDFC बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीश हैं। लक्षद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं तो लक्षद्वीप जो है वो भारत के पश्चिमी यानी कि नॉर्थ पश्चिम में पाई जाती है। लक्षद्वीप की बात करते हो, इसकी राजधानी कवरती है। और प्रशासक जो है वो आपका प्रफुल्ल पटेल है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप में से एक है। यह भारत की मुख्य भूमि से अलग 400 किलोमीटर दूर प्रादेशिक दिशा में अरब सागर में मौजूद है। तो ये जो है वो लक्षद्वीप जो है वो आपका अरब सागर में मौजूद है। लगभग 400 किलोमीटर दूर जो है वो बसा हुआ है भारत के मुख्य भूमि से। मुख्य भूमि के बारे में आपको पता होगा कि मुख्य भूमि जो होती है वो मेन ये होती है, जैसे केरला हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के लोकेशन आप देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा। लक्षद्वीप भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। मूंगा द्वीप मतलब होते है कि मूंगा टाइप का कोई क्या होती है, जीव होती है जो कि लगातार कैल्शियम छोड़ती है। और कैल्शियम को छोड़ने से एक द्वीप तैयार हो जाती है, जिसके वजह से जो है बहुत सारा जो है वो अलग टाइप के जो है वो आइलैंड बन जाती है। अब जो है बैंक के मामले में जो है वो हम लोग बात जान लेते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण किया गया है, जो कि आपका गोल्ड सोनाटा फाइनेंस जो कि गोल्ड पर आपको जो है वो लोन पास कर देती है। अरविंद अरविंद कपिल जो कि आपका जो है वो पुनालवाल फिनक्रॉप ने MD और CEO बनाई गई है। और दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड यानी कि LIC बिकम वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड जो बनी है वो आपका LIC बनी है। आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज? तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो आपका है वो कौन है, आपको बतानी है। जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जनकपुर कल्चरल फेस्टिवल 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आप कहेंगे वो जो किया गया है वो आपका नेपाल में किया गया है। जनकपुर धाम संस्कृति महोत्सव का दूसरा संस्करण नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित किया गया। दूतावास आपको पता होगा कि दूतावास जो होती है वो हर, अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन लेने तो डायरेक्ट जो है वो हमारे सरकार मोदी जो है वो डायरेक्ट तो फोन नहीं करेंगे, बार बार फोन तो नहीं करते रहेंगे कि हाँ आपके यहाँ क्या हुआ। तो इसलिए हर एक देश में दूतावास रहती है ताकि उसके उससे रिलेटेड जो काम आए वो मैं निपटा सकूं। और बाकी भी सारे चीज
तो इसलिए जो है वो जनकपुर धाम संस्कृति महोत्सव का दूसरा संस्करण नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेपाल में भारतीय दूतावास के द्वारा जो है वो आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव जनकपुर में महेंद्र नारायण निधि मिथिला संस्कृति केंद्र में आयोजित किया गया था। महोत्सव का पहला संस्करण जो रहा था वो आपका अप्रैल 2023 में आयोजित किया गया था। और इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जो रहा वो आपका भारत और नेपाल की संस्कृति विरासत को जो है वो साझा करना है एक तरीके से। अब बात आती है नेपाल की, तो नेपाल की लोकेशन को आप देख सकते हैं। यहाँ की पड़ोसी देश है, नेपाल की पड़ोसी देश है आपका उत्तराखंड है, उसके बाद में आपका जो है वो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में बिहार है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, ये सब राज्य हैं। उत्तराखंड की बात नेपाल की बात करते हो, नेपाल की राजधानी जो बनाई गई है वो आपका बनाई गई है काठमांडू में बनाई गई है। जहाँ की राष्ट्रपति बात करते हैं रामचंद्र पौडेला। और जहाँ की प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो जहाँ की प्रधानमंत्री आपका पुष्प कमल दहल है। और जहाँ का मुद्रा जो है आपका नेपाली रुपया चलती है। और सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास जो चलती है वो भारत और नेपाल के बीच में चलती है। नेपाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि हाल ही में दुनिया के पहले दक्षिण एशियाई देश में नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड, यानी कि रजिस्ट्रेशन सेम सेक्स मैरिज में आप करा सकते हैं। तो ये जो है वो फर्स्ट साउथ इंडियन कंट्री बन गई है जहाँ पे जो है वो एक लड़का लड़का से शादी कर सकता है और एक लड़की जो है वो लड़के से शादी कर सकता है। अब परीक्षा संजीवनी में हम जो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव। तो थाई पूषम त्योहार जो आपका है वो तमिलनाडु में मनाई जाती है। थाई पूषम त्योहार जो तमिलनाडु में मनाई जाती है। उसके बाद में डेजर्ट फेस्टिवल मनाई जाती है राजस्थान के जैसलमेर में। उसके बाद में गोले मेला महोत्सव उधमपुर जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। मामनी खाद्य महोत्सव लद्दाख में मनाई जाती है। मो मोन मोनलम चेनमो महोत्सव लद्दाख में मनाई जाती है। अब जो है वो आज का सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? हाउ मेनी आर्टिकल आर द इन आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका जो है वो कितने हैं आपको बताना है इसके मामले में। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने? तो उन्हें अनिरुद्ध बोस बने। कौन बने? अनिरुद्ध बोस बने। एसी के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक मूर्ति अनिरुद्ध बोस जो है वो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी कि एनजेए भोपाल का नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए। एनजेए का मतलब होती है नेशनल जुडिशियल एकेडमी। हाल ही में इनको अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के रूप में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे, उनको हाल ही में नए निदेशक के रूप में भोपाल का नया निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी कि एनजेए का मतलब मैंने आपको बताया कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी की स्थापना 1993 में की गई थी। यह अकादमी नेपाल में स्थित जिसका पंजीकरण कार्यालय दिल्ली में है। और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना जो हुई थी वो 1993 में की गई थी। एनजेए का मतलब होती है नेशनल जुडिशियल एकेडमी। एनजेए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत काम करती है। यह अकादमी न्यायिक शिक्षा और शोध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कार्य करती है। यानी कि इसका जो फील्ड है जुडिशियल एजुकेशन में रिसर्च एंड ट्रेनिंग करना। अब हाल ही में कुछ अपॉइंट किए गए हैं उनकी हम जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह बनी है। और यूजीसी के सदस्य जो बने वो आपका सच्चिदानंद मोहंती बने। और यूएएस
इंडिया इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख जो बने तरुण बजाज बने, और 16वें वित्त आयोग के जो सदस्य बने वो आपका मनोज पांडे बने। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी संतोष कुमार झा बने, और सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है राहुल सिंह को, और विप्रो के नए सीईओ बनाए गए हैं श्रीनिवास पल्लिया को, और एम रेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाई गई है। आज का आपके लिए सवाल है कि मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये आपको बताना है। और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। आज का अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती आप मनाई गई है, तो आप कब मनाई गई है? डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई है? बेन इज द 134 134 फोर्थ बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर सेलिब्रेटेड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंबेडकर जो 134वीं जयंती मनाई गई है वो 14 अप्रैल 2024 को मनाई गई है, यानी कल के दिन मनाई गई है। अब आइए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं। इनको इनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था, जैसे कि आपको पता है, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। और इनकी जो जन्म हुआ था वो आपका 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर में महू नामक डॉक्टर अंबेडकर नगर में इनकी जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हो गया था दोस्त 6 दिसंबर 1956 को, यानी कि 65 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। समाधि स्थल जो है वो आपका महाराष्ट्र के मुंबई में चैत्रभूमि इनका समाधि स्थल है। तो यानी कि 6 दिसंबर 1956, यानी कि 65 वर्ष इन्होंने बचे थे, और 65 वर्ष की उम्र में इन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पहली इनकी बीवी का नाम था रमाबाई अंबेडकर, जो कि 1906 में विवाह इनसे हुआ था, और 1935 में उनकी निधन हो गया। और सबिता अंबेडकर, जिनकी विवाह जो इनसे हुआ था वो 1948 में हुआ था, और 8 साल के बाद, यानी कि 48 और 8 56 होती है, यानी कि 8 साल के बाद अंबेडकर की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1956 में हो जाती है। और उसके बाद में हो जाती है जाकर के 2003 में। लगभग लगभग कितना साल बचती है इनकी बीबी? तो आप कहेंगे लगभग लगभग जो बचती है वो 40 40 8 48 वर्ष लगता बचती है। क्योंकि देखिए 56 है तो 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनको मरने के बाद जो है वो 56 में इनकी 4 साल उधर निकल गया, यानी कि 64 और 3 आपका 67, यानी कि 67 साल के बाद इनकी दूसरी बीबी जो थे सबिता अंबेडकर जो थे वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका अन्य जो नाम है वो आपका बाबा साहब अम्बेडकर भी इनको कहा जाता है। इनके पिता का नाम जो था रामजी मालोजी शकपाल था, और माता का जो नाम था वो भीमाबाई था। इन्होंने बहुत ज्यादा दुख किए थे। इनको जो है वो एक बार क्या हुआ था कि गाड़ी से भी उतार दिया गया था। इनकी हिस्ट्री आप पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इनको जो है वो बहुत ज्यादा सम्मानजनक इनकी जो है जिंदगी रही है। इनको जो है वो सम्मानजनक के लिए इनको पुरस्कार भी कई सारा मिला है, जैसे बोधि
बोधिसत्व 1956 में मिला है इनको। भारत रत्न 1990 में मिला है इनको। पहले पहले कोलंबियन कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम्स 2004 में मिला है। द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में मिला। द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में इनको मिला। राजनीतिक दल से ये जुड़े हुए थे आपका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, उसका नाम स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिक पार्टी। सामाजिक संगठन की बात करें तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, उसके बाद में सत्ता सैनिक दल है। अब जो है वो प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके द्वारा जो उनके उनके लेखक के नाम जान लेते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर के लिखी गई बुक है प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की बुक है। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर के लिखी हुई बुक है। आपको पता होगा कि पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा हैं, और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। गोदान और आपका गबन जो आपका प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा कल्हण राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। संजय बारू के द्वारा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा गया है। आज का सवाल है सबसे प्राचीन वेद कौन था। वेद के मामले में अभी सभी सभी को लिखना, जैसे ऋग वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सभी की सभी लिखनी है। और आपको ये भी लिखनी है कि किसमें जो है वो काला जादू जो है वो लिखा वो है, किसमें काला जादू जो है वो लिखना है आपको। और आपको जो है वो सबसे ओल्डेस्ट कौन है ये आपको लिखना है, किसमें संगीत है वो आपको लिखना है, और सारे वेदों का नाम भी लिखना। अगला नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क निर्माण किस स्थान पर किया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच प्लेस। तो आपका है खेबड़ा। खेबड़ा जो पड़ती है वो आपका गुजरात में पड़ती है, जहाँ पे आपका जो विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क निर्माण की गई है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि अडानी अडानी समूह के कंपनी ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में खेवड़ा में विश्व का सबसे रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है, जिसमें यह पार्क जो है वो 583 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, मतलब कि 583 वर्ग किलोमीटर में पूरी तरह से स्प्रेड है। खेबड़ा प्लांट की कुल क्षमता की बात करते हैं तो इसका पूरी जो क्षमता है आप देख सकते हैं, जैसा कि खेबड़ा प्लांट की जो कुल क्षमता है वो आपका 30 गीगावाट है। और अडानी समूह इस कंपनी में लगभग जो कि जितना खर्चा कर रहा है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए इसमें जो है वो क्या कर रहा है, तो इसमें कर रहा है आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। 30 गीगावाट के लिए जो है वो एक डिवाइडेड है, जैसे कि 26 गीगावाट जो है वो अलग हिस्से में प्रोड्यूस करती है, और उसके बाद में 4 गीगावाट हिस्सा जो उसका है वो अलग पवन ऊर्जा में खर्चा होती है। महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं यहाँ से। तो भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। और मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर जो आपका है वो सांची है। और उत्तर उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ में तैयार किया गया है। और केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका आदित्य शुरू किया गया। आज का सवाल है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो कौन है आपको इसके बारे में बताना है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू ट्रैवल टू स्पेस। तो स्पेस में ट्रैवल करने वाले यानी कि ट्रैवल करने वाले कौन भारतीय जो है वो पहले भारतीय बन गए। तो आप कहें गोपी थोटाकुरा बन गए। जैसे कि आप देख सकते हैं पायलट गोपी थोटाकुरा जो है वो कुछ इस तरह का से दिख रहा है, जो कि इंडिया के पहले पर्यटक के रूप में घूमने के उद्देश्य से बने हैं। पहले भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष में सैर करेंगे। यह अजमेर या अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस में NH-25 मिशन के 6
क्रू सदस्यों में शामिल। आपको पता हो कि अमेज़न के जो संस्थापक है जेफ बेजोस है, वो एक प्लानिंग बनाई है कि मेरे जो है वो कुछ एम्प्लॉयी जो हैं वो आपका स्पेस में यात्रा करके आएँगे, जिनको जानकारी है। तो उनमें से एक ये भी बने हैं जो कि भारत के हैं, और इनका जो नाम है प पायलट गोपी थोटाकुरा नाम है। गोपी थोटाकुरा का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ है, और हाल ही में इन्होंने तंजानिया के ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले ये व्यक्ति रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले गोपी थोटाकुरा 1948 में अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति ये बन गए। लेकिन ये गए थे कुछ और उद्देश्य से, लेकिन वो जा रहे हैं घूमने के उद्देश्य से। अब हाल ही में अंतरिक्ष में जो पहले गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक थे, राकेश शर्मा जो थे। और उसके बाद भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो रहे हैं, अंतरिक्ष यात्री जो रहे वो कल्पना चावला रही है। आपको पता होगा कल्पना चावला की जो मृत्यु जो हुई थी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हुई थी। हालांकि वो अच्छे से चले गए थे, लेकिन वापस आते समय उनकी जो है वो जो चीज से आ रहे थे वो घर्षण हो गए थे, और वो बहुत ज्यादा ब्लास्ट कर गया था, और उनका एक भी टुकड़ा देखने को नहीं मिला था। तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक रहा था। इन लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने देश को नाम करने के लिए अपने जान तक को न्यौछावर कर देते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति जो रहे हैं वो आपका रहे हैं, दूसरा महिला जो रहे वो आपका सुनीता विलियम्स रहे हैं। आज का अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस दिन कब मनाई जाती है? तो इसके बारे में आपको लिखना है, और इसके बारे में आपको जो है वो क्या करना है वो भी करना, किसके याद में मनाया जाता है। आज का अगला नंबर क्वेश्चन है, अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश में किया गया? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फील्ड द अंगारा A5 रॉकेट? तो आपका है रसिया। रूस ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। और अंगारा रॉकेट 54.5 मीटर लंबा 3 चरणों वाला रॉकेट है। रॉकेट लगभग जो है वो आपका 24.5 टन वजन अंतरिक्ष में ले जा सकता है। और जैसे ही रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ा उड़ा मिनटों में 25,000 किलोमीटर यानी कि 15,500 मील प्रति घंटे के अधिक तक आसमान की ऊंचाई पर चढ़ गई थी। महत्वपूर्ण यहाँ पे बात कर लेते हैं तो भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सबसे अधिक क्रूड तेल आयात करने वाला जो चीन जो है वो सबसे आगे निकल गया। और विनय कुमार रूस के नए भारतीय राजदूत के रूप में हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। रूस में लगातार 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बन चुके हैं, जीत चुके हैं। जैसा कि आपको पता हो कि हाल ही में रूस में चुनाव हुआ था, जिसमें जीते जो है वो व्लादिमीर पुतिन ने जीते हैं। ओमान की खाड़ी में चीन, ईरान और रूस ने किया संयुक्त नौसेना अभ्यास, सुरक्षा बोल्ट 2024 का आयोजन किया है। आज का जो सवाल है वो आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? क्रिकेट की सीनियर महिला इंटरजेनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता? तो आप कहेंगे पूर्वी क्षेत्र में जीता। पूर्वी क्षेत्र के क्रिकेट सीनियर महिला इंटरजोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 फाइनल में दक्षिण क्षेत्र में हराकर जीता है। फाइनल महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। और विजेता को 50 लाख रुपए, उप विजेता को 20 लाख रुपए की राशि प्रदान किया गया है। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपका रहा है मिन्नू मनी रहे हैं। कौन रहे हैं? मिन्नू मनी रहे हैं, जो कि दक्षिण क्षेत्र की कप्तान रहे हैं। और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो रहा है वो आपका दीप्ति शर्मा रहे हैं। आज का सवाल है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थित कहाँ स्थित है? आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा 2024-25 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो किया गया है 170 मिलियन टन किया गया है। भारत सरकार के वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के दौरान देश में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला क्लब ब्लॉकों से 170 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा। कैप्टिव
2023-24 में उत्पादन 116 मीट्रिक टन है। भारत में कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कोयला खदान राष्ट्रीय अधिनियम 1973 के तहत किया गया। आपको पता है कि भारत में जो कोयला का क्षेत्र जो हुआ है वो आपका जो हुआ है वो किसके तहत हुआ, तो आप कहेंगे वो जो हुआ कोल माइंस इन नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 के तहत हुआ। चीन के बाद भारत दुनिया के मामले में कोयला का दूसरा नंबर जो है वो उत्पादन के लिस्ट में आती है। भारत के पास दुनिया का चौथे सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार है। और भारत सरकार के अनुसार अप्रैल फरवरी 2023-24 की अवधि में कोयले का आयात बढ़ाकर 244.27 मिलियन टन हो गया। भारत की सरकार के आगामी लक्ष्य की बात करते हैं तो सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022 तक रखा। 2022 में आया था, पहले जो 2022 था लेकिन अब 2024 कर दिया गया है। हर घर में नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य बल्कि गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी 2024 तक इसको है। और डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो रखा है वो आपका रखा है 2024 में। भारत का चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 और भारत द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य जो है वो 2035 है। भारत का टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 है और 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य जो है वो 2025 है। आज का सवाल है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था और किसके समय में हुआ था? ट्रिपर हाल करिए, तैयार हो जाइए। केपीपी नामवियार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तब कहेंगे एस सोमनाथ। हाल ही में किस राज्य में सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है? तो किया उत्तर प्रदेश। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तब कहेंगे पेई प्लेटफॉर्म कर दिया गया। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? आप कहेंगे देहरादून में। नौवे गवर्नमेंटल टेक पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है? तब कहेंगे भारत को। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तब का बने रंजीत कुमार अग्रवाल बने। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तब का मनाया था 13 फरवरी को। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई गई? तब कहेंगे 300 यूनिट। जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई गई? तब कहेंगे 300 यूनिट। किस देश में भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली UPI लॉन्च की गई? तब कहेंगे श्रीलंका और मॉरिशस। चेन्नई ओपन 2024 टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तब कहेंगे सुमित नागल। भारत में ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन सी है? तब कहेंगे सिट्रोएन। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो 10वां थी। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तब कहेंगे किर्गिस्तान। भारत में ब्रिटेन के पहली महिला उपायुक्त कौन बनी है? तब का बने लिंडी कैमरून। किस देश के रूस यूक्रेन के मध्य चल रहे संघर्ष को समाप्त कर शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया? तब कहेंगे स्विट्जरलैंड। पीजो इलेक्ट्रिक वोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो आपका बना है कमांड अस्पताल पुणे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जेएनयू की रैंक क्या था? तो आप कहेंगे 20 था। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई पार्क ब्रिज किस जिले में बनाया गया? तो आप कहेंगे त्रिकुट में। मुरारी लाल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वो एक पर्यावरणविद थे। यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख कौन बने हैं?
तो वो आपका बना है तरुण बजाज भाई। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आप कहेंगे मेरठ से हुआ था। और बेगम 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 हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो किया था लखनऊ में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहेंगे नाना साहब ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन था। अब आज के करंट अफेयर को कितने जो है वो ध्यान से पढ़े हैं उसके लिए आप यहाँ पे टेस्ट लगाइए। डस्टलिक अभ्यास का पहला संस्करण कब किया गया था? तो मैंने आपको बताया था पहले कब किया गया था, 2019 में किया गया था। ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो ताशकंद किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। ऑपरेशन वोल्ट, ऑपरेशन जो है वो संबंधित है किससे? तो आप कहेंगे स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्वास्थ्य माने सिंगापुर। तो ऑपरेशन वेल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो आप कहेंगे सिंगापुर। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो आप कहेंगे सूर्य किरण अभ्यास नेपाल के बीच में होती है। थाई थाई पूसम त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? तो थाई पूसम जो है वो आपका तमिलनाडु का त्योहार है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। चैत्य भूमि कहाँ स्थित है? तो चैत्य भूमि जो आपका है वो आपका मुंबई में स्थित है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी लेखक है? तो मैंने आपको बताया प्लेइंग इट माई वे जो है वो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक जो लिखी गई है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2024 में की गई थी। और आज का सवाल है डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई है? तो इसके बारे में आपको लिखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप लेवल पर मौजूद है। तो बाकी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब।